हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जीके पर। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने चैप्टर 12 तक जो है आर.एस. शर्मा प्राचीन भारत का इतिहास उसको कंप्लीट कर दिया था। चैप्टर 12 में हमने बात की थी जो वैदिक काल है उसका जो एक पीरियड है ऋग्वेदिक काल, जो कि 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व जिसकी अवधि मानी जाती है, उसके बारे में हमने चैप्टर 12 में पढ़ा था। चैप्टर 11 में हमने पढ़ा था कि जो वैदिक काल है उसके बारे में पढ़ा था, है ना। तो चैप्टर 11 में तो हमने वैदिक काल को पढ़ा था, यानी इंट्रोडक्शन के बारे में, वैदिक काल क्या है। फिर चैप्टर 12 में हमने पढ़ा था प्रॉपर वैदिक काल का एक पार्ट ऋग्वेदिक काल, और चैप्टर 13 जो कि इसमें हम पढ़ेंगे वो वैदिक काल का दूसरा पार्ट उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक जिसकी अवधि मानी जाती है, राइट। तो ऋग्वेदिक काल के बाद कौन सा काल आया? उत्तर वैदिक काल आया, जिसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, राइट फ्रेंड्स। तो चैप्टर 13 जो है वो किसके बारे में है? उत्तर वैदिक काल के बारे में है। चैप्टर 13 जो है उसमें हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। किसके बारे में फ्रेंड्स? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। और उत्तर वैदिक काल में क्या क्या चीज, वहां के राज्य कैसे थे उसके बारे में बात करेंगे, और वहां की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, वहां की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में हम बात करेंगे, राइट फ्रेंड्स। तो ये है चैप्टर 13 उत्तर वैदिक काल, 1000 से लेकर 600 बीसी तक जिसका काल माना जाता है उत्तर वैदिक काल, उसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे, राइट। तो ऋग्वेदिक काल के अंतर क्या क्या परिवर्तन आया कि एक नया काल जो है उत्तर वैदिक काल उसको हम कहा जाता है, वो हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इसमें बिंदु दिया हुआ है उत्तर वैदिक काल में सामाजिक ढांचे का विस्तार, यानी उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल जो अभी हम पढ़ रहे हैं उस उत्तर वैदिक काल में जो है वो जो सामाजिक ढांचे का था, में जो सामाजिक ढांचा था, सामाजिक ढांचे का मतलब है जो समाज था, सामाजिक व्यवस्था जो थी, जो सामाजिक ढांचा था उसका विस्तार जो है भारतीय उपमहाद्वीप में कहां कहां तक था और किस किस जगह पर फैला हुआ था उसके बारे में हम पढ़ेंगे, राइट। लगभग 1000 से लेकर 520 ईसा पूर्व या फिर 600 ईसा पूर्व इसका काल जो है माना जाता है। कुछ किताबों में 600 ईसा पूर्व दिया हुआ है, कुछ किताबों में 520 ईसा पूर्व जो है दिया हुआ है। तो ये जो एनसीईआरटी है उसमें 500 ईसा पूर्व दिया है, मतलब 500 ईसा पूर्व ज़्यादा है जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि वो एनसीईआरटी में दिया हुआ, राइट। तो जो उत्तर वैदिक काल में जो सामाजिक ढांचे का विस्तार था वो कहाँ कहाँ पर था, इसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे, राइट। उत्तर वैदिक काल का इतिहास वैदिक ग्रंथों पर आधारित है, मतलब उत्तर वैदिक काल के बारे में भी हम किससे जानते हैं? वैदिक ग्रंथों से जानते हैं ना। वैदिक ग्रंथ जो थे उस समय जो लिखे गए थे उन ग्रंथों की सहायता से हम उत्तर वैदिक काल के बारे में जानते हैं। जैसे हमने पढ़ा ना ऋग्वेदिक काल के बारे में हम कैसे जानते हैं? ऋग्वेद के द्वारा जानते हैं, जंडावस्था के द्वारा जानते हैं ना, इनके द्वारा जो हम ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। वैसे ही जो उत्तर वैदिक काल है उसके बारे में भी हम वैदिक ग्रंथों की सहायता से जानते हैं, जिन्हें ऋग्वेदिक काल के बाद संग्रहित किया गया था। मतलब जो ऋग्वेदिक काल जो खत्म हुआ उस काल के बाद जो ग्रंथ, जो वैदिक ग्रंथ रचे गए थे, उन ग्रंथों की सहायता से हम इनके बारे में उत्तर वैदिक काल के बारे में जानते हैं, राइट। वैदिक श्लोक या मंत्रों का संग्रह संहिता कहलाता है, यानी वैदिक जितने भी श्लोक है और मंत्र जो है उन्हें क्या कहते हैं? संहिता। क्या कहते हैं? संहिता। संहिता मतलब होता है जितने भी वैदिक ग्रंथ और जितने भी वैदिक श्लोक है उनको एक साथ संग्रहित करना, वो कहलाता है संहिता, कलेक्शन ऑफ द वैदिक श्लोक एंड वैदिक मंत्र। ऋग्वेद संहिता सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ है। ऋग्वेद हमने पढ़ा था, ऋग्वेद हमने पहले पढ़ा था। ऋग्वेद में किसके बारे में कहा गया है? ऋग्वेदिक संस्कृति, जो ऋग्वेदिक काल था उसके बारे में जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है ऋग्वेद से प्राप्त होता है, और सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद ही है ना। और जो ऋग्वेद के बाद जो वैदिक ग्रंथ लिखे गए थे उससे हमें प्राप्त होती है जानकारी उत्तर वैदिक काल के बारे में, राइट। ऋग्वेद संहिता सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ। अब संहिता किसे कहते हैं मैंने बताया था, संहिता मतलब द कलेक्शन ऑफ
वैदिक श्लोक एंड वैदिक मंत्र, इसका जो सिलेक्शन यानी जो संग्रह कहलाता है, मतलब जो कलेक्शन होता है वैदिक श्लोकों का और वैदिक मंत्रों का, उसे संहिता कहते हैं। और सबसे पुरानी संहिता कौन सी है? वैदिक संहिता ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। सबसे पुरानी जो वैदिक संहिता है वो ऋग्वेद है, क्योंकि ऋग्वेद में भी क्या है, जो श्लोक है, जो मंत्र है, उनका संग्रह ही तो है ना। और इन संग्रह को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। जिसके आधार पर हमने प्रारंभिक वैदिक काल का वर्णन किया है, मतलब जो ऋग्वेद है उसके आधार पर हमने जो प्रारंभिक वैदिक काल जिसे हम ऋग्वेदिक काल कहते हैं, उसका वर्णन हमने इस ऋग्वेद के आधार पर किया है। इसे गाया जा सके इस उद्देश्य से ऋग्वेद के सूक्तों को चुनकर इसे लयबंद किया गया। इस संशोधित संग्रह को सामवेद कहा गया। मतलब कुल मिलाकर यह है कि ऋग्वेद में जितने भी श्लोक हैं, है ना, ऋग्वेद में जितने भी श्लोक हैं उनको गाया जा सके, गाया मतलब उसको गीत के रूप में गाया जा सके। इस गाए जा सकने के लिए इस जो ऋग्वेद के श्लोक है उनको ऐसे लयबंद किया गया है। लयबंद क्या किया गया है? लयबंद किया गया है। ऐसे लयबंद किया गया है कि उसे हम गा सके। मतलब आने वाले जो उस समय जो ब्राह्मण थे जो ऋग्वेद को पढ़ते थे वो इसको गाकर पढ़ते थे, है ना। तो इसको गाया जा सके इसके लिए इसको लयबंद किया गया है। और जो लयबंद किया गया है उस संग्रह को कहते हैं हम सामवेद। क्या कहते हैं? सामवेद। भारतीय संगीत का जनक माना जाता है सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक माना जाता है सामवेद को। और सामवेद में जो है वो ऋचाएं जो हैं, सामवेद में जो हैं वो जो वैदिक ऋचाएं उनको इस तरह से लिखा गया है कि उनको गाया जा सके। क्या किया जा सके? गाया जा सके, मतलब उनको लयबंद किया गया है, राइट। उत्तर वैदिक काल में 2 और संकलन तैयार किए गए जिन्हें यजुर्वेद संहिता व अथर्ववेद संहिता के नाम से जाना जाता है। मतलब ये है कि अपने को पता होगा, सबने ये पढ़ा होगा कि 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, है ना, ये पढ़ा होगा तुमने। तो हमने क्या देखा है कि जो ऋग्वेद है वो हमें बताता है ऋग्वेदिक काल के बारे में, लेकिन जो बाद वाले वेद है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये अपने को बताते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। किसके बारे में? उत्तर वैदिक काल के बारे में, राइट। जो ये यजुर्वेद बाद के जो वेद है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वो अपने को उत्तर वैदिक काल के बारे में बताते हैं, जबकि जो ऋग्वेद है वो अपने को ऋग्वेदिक सभ्यता के बारे में बताता है, राइट। यजुर्वेद में न केवल श्लोक है बल्कि उसके पाठन के किए जाने वाले अनुष्ठान भी बताए गए हैं। मतलब यजुर्वेद में क्या लिखा गया है? जब अनुष्ठान किया जाता था, जो यज्ञ कार्य जब किया जाता था, उस समय यज्ञ कार्य के दौरान, अनुष्ठान कार्य के दौरान कौन से श्लोक जो पढ़े जाएंगे वो जो है वो सारे यजुर्वेद में बताए गए हैं, राइट। जो उस वक्त के सामाजिक और राजनीतिक परिवेश और स्थिति को भी दर्शाते हैं। मतलब यजुर्वेद में जो वेद लिखे गए हैं, यजुर्वेद में जो श्लोक लिखे गए हैं, वो श्लोक जब अनुष्ठान कार्य किए जाते थे, जब ये यज्ञ कार्य किए जाते थे, उस समय जो श्लोक पढ़े जाते थे वो जो है वो सारे के सारे यजुर्वेद में लिखे गए हैं। और इस यजुर्वेद में जो लिखे गए श्लोक है उनसे हम उन सामाजिक स्थिति जो उस समय मौजूद थी, उस सामाजिक स्थिति के बारे में भी हम पता लगा सकते हैं इस यजुर्वेद में जो श्लोक लिखे गए हैं, राइट। यानी यजुर्वेद में जो श्लोक लिखे गए हैं उस श्लोकों से हम उस समय की जो सामाजिक स्थिति कैसी थी, उस समय का समाज कैसा था, इसके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं, राइट दोस्तों। और उस समय की राजनीतिक परिवेश क्या था उसकी जानकारी भी हम यजुर्वेद में लिखे गए श्लोकों से पता लगा सकते हैं, राइट। अथर्ववेद में बाधाओं और बुराइयों को दूर करने वाले मंत्र हैं। इसके जरिए हमें अनार्यों के विश्वासों और प्रथाओं का पता चलता है। अब देखो, सामवेद में मैंने आपको बताया क्या है, सामवेद को कहा जाता है भारतीय संगीत का जनक। मतलब ये है कि सामवेद में जो ऋचाएं लिखी गई है उसे लयबंद किया गया है, उसे गाया जा सकता है। ऐसी ऋचाएं जो लिखी गई है, मतलब भारतीय संगीत का जनक क्या हो गया? सामवेद। यजुर्वेद में क्या लिखा हुआ है? यजुर्वेद में लिखा हुआ है जब अनुष्ठान कार्य किए जाते हैं, जब यज्ञ कार्य किए जाते हैं, उस समय कौन से श्लोकों का उच्चारण करना है और कौन कौन से श्लोक जो है वो अनुष्ठान कार्य और यज्ञ कार्य के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, वो श्लोक जो यजुर्वेद में लिखे गए हैं। और इन श्लोकों को पढ़कर हम उस समय की सामाजिक स्थिति क्या थी, उस समय की राजनीतिक स्थिति क्या थी, वो हम इस यजुर्वेद के श्लोकों से पता लगा सकते हैं। तो अब अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में लिखा हुआ है जादू मंत्र, जादू टोना, इसके बारे में। मतलब
उस समय के जो बाधाएं और बुराइयां आती थी, जैसे जादू टोना क्यों करते थे, उस समय जो बाधाएं और बुराइयां आती थी उनको दूर करने के लिए जो श्लोक है ना, जादू मंत्र टोना ये जो है वो सारे लिखे गए हैं अथर्ववेद में। मतलब उस समय जो व्यक्ति के जो सामाजिक स्थिति में जो बाधाएं आती थी, व्यक्ति की जो लाइफ में बाधाएं आती थी, उन बाधाओं को दूर करने के लिए जो जादू टोने और जो मंत्र होते थे वो सारे के सारे लिखे हुए हैं अथर्ववेद में, राइट। तो इन तीनों वेद में क्या क्या लिखा हुआ है वो हमने थोड़ा सा पढ़ा। जो इन अथर्ववेद में जो बाधाएं और बुराई के लिए जो यंत्र लिखे लगे, जो मंत्र लिखे गए, उन मंत्रों से ये पता चलता है कि जो अनार्य लोग थे, है ना, अनार्य मतलब जो आर्य नहीं थे, उनकी प्रथाएं क्या थी, उनके विश्वास क्या थे, इससे हम अथर्ववेद से पता लगा सकते हैं, राइट। वैदिक संहिता के बाद कई खंडों में रचित ब्राह्मण नामक ग्रंथ आता है। मतलब ये तो हमने क्या पढ़ लिया, वैदिक संहिता, वैदिक संहिता मतलब वेद, ये चारों क्या थे, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, ये थे वैदिक संहिता। और संहिता हमने पढ़ा, जो श्लोक है उनको संग्रह करके रखना वो संहिता, तो ये हो गई वैदिक संहिता, ये हो गई वैदिक संहिता। अब इन वैदिक संहिता के अलावा भी बहुत सारी चीजें जिससे उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और वो है ब्राह्मण, वो है ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब वो धर्म नहीं, ब्राह्मण मतलब एक ग्रंथ है, ब्राह्मण नाम का एक ग्रंथ है, ये क्या है, ग्रंथ है ना। तो वैदिक संहिता के बाद कई खंडों में रचित ब्राह्मण नामक ग्रंथ आता है। ये ब्राह्मण नामक क्या है, ग्रंथ है। ये वैदिक अनुष्ठानों की विधियों के बारे में बताते हैं। वैदिक अनुष्ठान मतलब उस समय वैदिक काल में जो अनुष्ठान कार्य, जो यज्ञ कार्य किए जाते थे वो कैसे किए जाए, उनकी विधियां क्या होती थी, कौन से प्रोसेस को फॉलो कर हमें अनुष्ठान करना है, कौन से प्रोसेस को फॉलो कर हमें यज्ञ कार्य करने, वो प्रोसेस जो है, वो विधियां जो है, वो ब्राह्मण जो है ग्रंथ उसमें दी गई है, राइट। साथ ही इनसे सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में भी पता चलता है। यानी जो ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनसे उस समय की जो सामाजिक स्थिति कैसी थी, है ना, उस समय की जो सामाजिक स्थिति वो कैसी थी, उस समय की धार्मिक स्थिति कैसी थी, है ना, इन चीज़ों के बारे में भी हमें पता चलता है इन ब्राह्मण अनुष्ठानों के नामक ग्रंथ से। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें उस समय की सामाजिक स्थिति, उस समय की धार्मिक स्थिति, उस समय की राजनीतिक स्थिति, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें उस समय के ब्राह्मण ग्रंथों से पता चलता है, राइट, या फिर दूसरे ग्रंथों से पता चलता है। इन सभी उत्तर वैदिक ग्रंथों को ऊपरी गंगा की घाटी में अनुमानतः 1000 से लेकर 500 ईसा पूर्व में रचा और संकलित किया गया था। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो सारी चीज़ें वो हमें किस चीज़ों की जानकारी दे रही है, ये सारी चीज़ें जो है हमें जानकारी दे रही है उत्तर वैदिक काल की, किसकी, उत्तर वैदिक काल की, राइट। और ये उत्तर वैदिक काल कब तक था, ये अभी पढ़ाया, 1000 BC से लेकर 500 BC तक था। इसका मतलब ये जो सारे ग्रंथ है वो हमें किसकी जानकारी देंगे, उस समय की भारतीय स्थिति क्या थी, किस समय की भारतीय स्थिति, 1000 BC से लेकर 500 BC तक जो भारतीय स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी, धार्मिक स्थिति क्या थी, इसके बारे में जो है हमें पता जो है लगता है इन जो ग्रंथ हैं उनके माध्यम से, राइट। तो ये उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से लेकर 500 ईसा पूर्व, उसके बारे में ये जानकारी देते हैं, राइट। और ये कहाँ फैला हुआ था, ये फैला हुआ था उत्तरी गंगा के भाग में। कहाँ फैला हुआ था, ऊपरी गंगा, है ना। ऊपरी गंगा का तात्पर्य है ये जो अपना भारत, ये अपना है प्यारा भारत, ये है अपना प्यारा भारत। इस प्यारे भारत के जो ऊपरी गंगा, ये वाला, ये गंगा नदी जा रही है, जो ऊपरी गंगा वाला क्षेत्र है यहाँ, इस क्षेत्र की जो जानकारी है अपने को, सॉरी ये वाला नहीं है, ऊपरी गंगा मतलब ये गंगा का ऊपरी भाग, गंगा नदी ये जा रही है, ये गंगा का ऊपरी भाग हो गया, ये गंगा का मध्य भाग हो गया मान लो, और ये गंगा का निचला भाग हो गया। तो अपने को किसकी जानकारी मिलती है, इसकी ऊपरी भाग की, ये वाली, है ना, केवल ये वाली ऊपरी गंगा की जानकारी जो अपने को इनसे मिलती है। ऊपरी गंगा मतलब ये वाली गंगा, समझ लो फिर से, ये गंगा नदी जा रही है ना, ये गंगा नदी जा रही है। इस गंगा को, नदी को 3 भाग में बांट लो, ऊपरी भाग, मध्य भाग, निचला भाग। तो ऊपरी भाग के बारे में जो है हमें इन ग्रंथों से जो जानकारी मिलती है, राइट। इस क्षेत्र की खुदाई और पड़ताल करने से उस दौर के तकरीबन 700 बस्तियों का पता लगा है। मतलब जब हमने इन चीज़ों का खुदाई की, जब जो इतिहासकार और जो पुरातत्वविद है, जब इन्होंने इन क्षेत्रों की खुदाई की, तो उन्हें कितने क्षेत्र मिले,
लगभग 700 बस्तियां जो ऐसी मिली जो उत्तर वैदिक काल से संबंधित थी। कितनी बस्तियां मिली उन्हें? लगभग 700 बस्तियां जो है उन्हें मिली जो किसी न किसी रूप में उत्तर वैदिक काल से संबंधित थी। इन्हें चित्रित भूरे बर्तन वाला स्थल कहा जाता है क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग ऐसे मिट्टी के बर्तन और कटोरे का इस्तेमाल करते थे जो भूरे रंग के होते थे। मतलब ये जो 700 स्थल है इन्हें क्या कहा जाता है? PGW। क्या कहा जाता है? PGW, उत्तरी चित्रित बर्तन वाले स्थल, मतलब पेंटेड ग्रे डब्ल्यू, यानी PGW कहा जाता है इन्हें। इंग्लिश में मुझे पता नहीं है क्या कहते हैं पूरी फॉर्म, पेंटेड ग्रे वेड ऐसा ही कुछ नाम है इसका, है ना। तो PGW वाली संस्कृति से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो उत्तर वैदिक काल की जो संस्कृति थी, जहाँ पर हमें जो ऊपरी गंगा वाले क्षेत्रों में जो फैली हुई थी, जहाँ से हमें 700 स्थल मिले हैं, उन 700 स्थलों को PGW वाले स्थल कहा जाता है। PGW का मतलब होता है चित्रित भूरे बर्तन वाला स्थल, यानी जो बर्तन है वो भूरे रंग के हैं, वो चित्रित हैं, राइट। तो भूरे रंग के चित्रित किए हुए जो बर्तन है वो जो प्राप्त हुए हैं उन स्थलों को कहा जाता है चित्रित भूरे बर्तन वाले स्थल, राइट। क्योंकि वह रहने वाले लोग ऐसे मिट्टी के बर्तन व कटोरे का इस्तेमाल करते थे जो भूरे रंग के होते थे। ऐसा क्यों कहा जाता है? PGW क्यों कहा जाता है इसे? PGW इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय के जो लोग थे वो जिस बर्तन का प्रयोग करते थे, वो जिन कटोरियों का प्रयोग करते थे, वो जो कटोरियाँ और बर्तन होती थी वो भूरे रंग के होते थे। इसीलिए यहाँ पर आ गया चित्रित भूरे रंग के बर्तन वाले। तो चित्रित क्यों? क्योंकि चित्र बने होते थे उन पर ऐसे, राइट। उन्होंने लोहे के हथियार का भी इस्तेमाल किया। जो उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे वो लोहे के हथियार को भी जो क्या करते थे? यूज करते थे, राइट। उत्तर वैदिक ग्रंथों और PGW लोह काल के संयुक्त पुरातात्विक साक्ष्य से ईसा पूर्व पहली सहस्त्राब्दी के पूर्वार्ध में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के आसपास रहने वाले लोगों के जीवन के बारे में पता चलता है। मतलब ये बता रहे हैं कि जो PGW है, जो उत्तर वैदिक काल की जो संस्कृति है, उससे हमें किन किन लोगों के बारे में पता चलता है? वो लोग जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहते थे, जो पंजाब में रहते, जो हरियाणा में रहते थे, है ना, जो राजस्थान में रहते थे, इन लोगों के बारे में हमें जो थोड़ी बहुत जानकारी जो है वो प्राप्त होती है, राइट। इन ग्रंथों से पता चलता है कि आर्य लोगों ने पंजाब से लेकर गंगा यमुना दोआब के साथ पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक अपना विस्तार किया। मतलब जहां जहां पर ये PGW यानी जहां जहां पर ये भूरे चित्रित रंग वाले जो बर्तन है वो हमें मिले हैं, उन चित्रित भूरे बर्तन को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि जो उत्तर वैदिक संस्कृति थी वो किन किन क्षेत्र में फैली हुई थी। ये लगभग जो है वो गंगा यमुना का जो दोआब है वहाँ पर फैली हुई थी, है ना। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो भाग है वहाँ पर भी फैली हुई थी, है ना। तो ये इन जो चित्रित भूरे बर्तन वाले जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों का पता लगाकर हमें ये पता लगा सकते हैं कि जो उत्तर वैदिक संस्कृति थी वो किन किन क्षेत्रों तक फैली हुई थी, उसका विस्तार जो है वो कहाँ कहाँ तक था, राइट। इन ग्रंथों से पता चलता है कि आर्य लोगों ने पंजाब से लेकर गंगा यमुना के दोआब के साथ पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक अपना विस्तार किया था। भरत और पुरु दो प्रमुख कबीलों से मिलने से कुरु समुदाय का गठन हुआ। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। एक समुदाय था, ये देखो मैं बताता हूं, ये अपना प्यारा भारत, इस प्यारे भारत के यहां पर एक कबीलाई समुदाय था भरत, और इसके अलावा 10 जो है 10 कितने 10 अलग अलग जो है समुदाय, राइट फ्रेंड्स। तो ये कौन सा समुदाय है? भरत कबीलाई समुदाय, ठीक है। अब मान लो इस भरत कबीलाई समुदाय के पास जो है 10 समुदाय रहते हैं। एक बार क्या हुआ, इस भरत समुदाय है ना जो कबीलाई समुदाय था और जो 10 समुदाय हैं, उन 10 समुदाय ने आपस में मिलकर भरत समुदाय के ऊपर क्या कर दिया? अटैक कर दिया। मतलब युद्ध किसके बीच में हुआ? भरत समुदाय वर्सेस इन 10 अलग समुदाय, 10 राजाओं के बीच में हुआ। किसके बीच में हुआ? 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ, है ना। ये जो भरत समुदाय है वो और 10 राजा एक साथ मिलकर उन्होंने भरत समुदाय के ऊपर युद्ध कर दिया। लेकिन फिर भी इस भरत समुदाय जो था, जो कबीलाई समुदाय था, उसने इन 10 राजाओं को क्या कर दिया? हरा दिया। क्या कर दिया? हरा दिया, ठीक है। अब ये जो युद्ध है वो कहां पर हुआ था? ये हुआ था परुषणी नदी पर। परुषणी नदी,
परुशणी नदी। परुशणी नदी जो है वहां पर ये जो युद्ध हुआ था, परुशणी नदी को आज के क्या कहते हैं, रावी नदी कहते हैं, रावी। आज की जो रावी नदी है ना, उसे पहले जो वैदिक लोग थे उसे परुशणी नदी कहते। तो ये जो युद्ध है वो परुशणी नदी के तट पर हुआ था, जिसमें भरत ने इन 10 राजाओं को जो हरा दिया था। इसीलिए इस युद्ध का नाम ही क्या पड़ गया, 10 राज्य युद्ध। क्या पड़ गया, 10 राज्य युद्ध, यानी 10 राजाओं का बीच युद्ध। 10 राजाओं का युद्ध क्या पड़ गया, 10 राजाओं का युद्ध। इस युद्ध का नाम ही क्या पड़ गया, 10 राजाओं का युद्ध जो है इस युद्ध का नाम पड़ गया। यानी भरत और इन 10 राजाओं के बीच में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का नाम था 10 राज्य युद्ध, और वो परुशणी रावी नदी के तट पर हुआ था। परुशणी नदी, जो वैदिक लोग थे उस समय रावी नदी को परुशणी नदी के नाम से पुकारते थे। इन युद्ध में जो भरत है उसने इन 10 राजाओं को हरा दिया और भरत कबीला जो है वो जीत गया। उसके बाद क्या हुआ, इन 10 राजाओं में से एक कबीला था पुरु। कौन सा कबीला था, पुरु। इस पुरु ने क्या कर दिया, भरत के साथ क्या कर दिया, गठबंधन कर दिया। यानी भरत और पुरु जो थे आपस में क्या कर गए, मिल गए। दोनों ने दोस्ती कर ली और फिर एक नया समुदाय बन गया कुरु। क्या बन गया, कुरु। एक नया समुदाय बन गया, दोनों ने दोस्ती कर ली। उसके बाद कुरु समुदाय क्या बन गया, कुरु समुदाय। यह मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया अच्छे से। कुरु समुदाय बन गया, क्या बन गया, कुरु। यानी भरत और पुरु जो आपस में मिलकर कुरु समुदाय बनाते हैं। ठीक है। प्रारंभ में वे सरस्वती और दृश्यदती नदी के दोआब में रहते थे। मतलब जो कुरु थे, जो बाद में बने थे इन दोनों से, वो प्रारंभ में कहाँ रहते थे, सरस्वती नदी और दृश्यदती नदी जो है उनके दोआब, मतलब जहाँ 2 नदियां मिलती है वहां पर रहते थे। जल्द ही कुरु लोगों ने दिल्ली और दोआब के ऊपरी इलाके पर कब्जा कर लिया, जिसे कुरुक्षेत्र या कुरु की भूमि कहा जाता था। फिर धीरे धीरे इस कुरु वंश ने क्या किया, अपने क्षेत्र का विस्तार कर दिया और वे दिल्ली तथा जो दोआब का ऊपरी क्षेत्र है, यानी जो ये दोआब में जहाँ रहते थे उसका जो ऊपरी क्षेत्र है वहां पर भी इन्होंने धीरे धीरे कब्जा जो है वो स्टार्ट कर लिया। और उस भूमि को क्या कहा जाता था, कुरुक्षेत्र कहा जाता। तुमने पढ़ा होगा कुरुक्षेत्र, तुमने जो आध्यात्मिक बुक है उनमें भी पढ़ा होगा, जो कुरुक्षेत्र के बारे में वर्णन किया। ये कुरुक्षेत्र क्या है, कुरुक्षेत्र वह क्षेत्र जहाँ कुरु जो समुदाय था वो शासन करता था, वो है कुरुक्षेत्र, जिसे कुरु की भूमि भी कहा जाता था। धीरे धीरे वे पांचाल नामक लोगों के साथ रहने लगे, जिन्होंने दोआब के केंद्रीय हिस्से पर कब्जा कर रखा था। अब ये कुरु किसके साथ मिलने लगा, पांचाल, इनके साथ जो है वो रहने लगे। अब ये पांचाल कहां पर रहते थे, दोआब। ये जो दोआब है ना, ये जहां 2 नदियां मिलती है उस दोआब के केंद्र में हिस्से में जो ये पांचाल रहते थे। कुरु और पांचाल लोगों का साम्राज्य दिल्ली और दोआब के ऊपरी तथा मध्य भाग पर फैला हुआ था। अब कुरु और पांचाल, अब कुरु, ये जो कुरु हैं और ये जो पांचाल है वो दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, अपना जो क्षेत्र है वो दिल्ली, दोआब के उत्तरी भाग, मध्य भाग तक फैला लिए हैं उन्होंने अपनी राजधानी हस्तिनापुर में स्थापित की, जो कि मेरठ जिले में पड़ता है। इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर को इन्होंने, जो कुरु राजवंश है, उन्होंने अपनी राजधानी बना दिया। जो आज यूपी के मेरठ है ना, यूपी का जो मेरठ है वहां पर यह हस्तिनापुर आज स्थित है, राइट। कुरु कबीले का इतिहास भारत की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है, जो महाभारत नामक महाकाव्य का मुख्य विषय है ना। जो ये कुरु कबीला था, मैंने पढ़ा ना, मैंने बताया ना आपको कुरुक्षेत्र के बारे में, आपने धार्मिक किताबों में पढ़ा होगा। तो वो कौन सी धार्मिक किताब है, वो है महाभारत। कौन सी किताब है, महाभारत। इस महाभारत में जो है वो जो महाकाव्य लिखा हुआ है, महाभारत महाकाव्य, उसमें कुरुक्षेत्र के बारे में, कुरु जो कबीलाई जो लोग हैं उनके बारे में इतिहास लिखा हुआ है। माना जाता है कि यह युद्ध ईसा पूर्व 950 में, यानी 950 ईसा पूर्व में कौरवों तथा पांडवों के बीच लड़ा गया था। मतलब जो ये महाभारत का युद्ध जो था वो कौरवों तथा पांडवों के बीच 950 बीसी, मतलब ईसा पूर्व में जो है वो लड़ा गया था, कौरवों तथा पांडवों के बीच में। क्योंकि ये दोनों कुरु कबीले के थे, युद्ध के परिणाम स्वरूप पूरे कुरु कबीले का सफाया हो गया। मतलब ये जो कौरव थे और ये जो पांडव थे, किनके बीच में लड़ा गया था, ये कौरवों तथा पांडवों के बीच में लड़ा गया था। अब ये जो कौरव जो थे और जो पांडव थे, ये दोनों किसके थे, कुरु वंश के ही थे। तो इन दोनों युद्ध के, दोनों जनों के बीच में जब युद्ध हुआ था, इसके कारण कुरु वंश का ही क्या हो गया, सफाया हो गया।
राइट। ये सिंपल से एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि जो उत्तर वैदिक काल है उसके बारे में सामाजिक ढांचे का विस्तार क्या था वो बताया गया है। राइट। हस्तिनापुर में खुदाई से ईसा पूर्व 900 से लेकर 500 तक के शहरी जीवन तथा बस्तियों की मामूली शुरुआत का पता चलता है। मतलब वही 900 से 500 मतलब क्या है, 900 से 500 मतलब क्या है, वही तो है उत्तर वैदिक काल। 900 से 500 बीसी का मतलब क्या, उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल की जो बस्तियां और जीवन का जो मामूली जो पता है हमें कहाँ से मिलता है, हस्तिनापुर। जब हस्तिनापुर की खुदाई की गई तो वहां पर हमें 900 से लेकर 500 ईसा पूर्व के जो अवशेष है जो कि उत्तर वैदिक काल से संबंधित है वो अपने को मिले हैं। राइट। हालांकि महाभारत में हस्तिनापुर का जो वर्णन है उससे यह मेल नहीं खाता है, क्योंकि इस महाकाव्य का रचना काल लगभग 4वीं शताब्दी के आसपास का है। मतलब ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से महाभारत में किसके बारे में बताया, कुरुवंश के बारे में बताया, अभी पढ़ा है ना मैंने। महाभारत किसकी घटना है, कुरु जो वंश है उसकी घटना है। कुरुवंश में कौन कौन थे, एक तो पांडव थे और एक कौरव थे। इन पांडवों तथा कौरवों की जो है वो घटना है इस कुरुवंश के यानी इस महाभारत में। तो महाभारत में जो कुरुवंश की राजधानी थी कौन सी, हस्तिनापुर। राइट। कुरुवंश की राजधानी था हस्तिनापुर। जो महाभारत में जिस प्रकार से हस्तिनापुर का वर्णन किया गया है, जिस शानो शौकत, जिस अतिशयोक्ति के साथ जिस प्रकार से महाभारत में हस्तिनापुर का वर्णन किया गया है, जब हम रियल में जाकर जब ग्राउंड लेवल पर अपन देखते हैं तो हस्तिनापुर को जो है वैसे अवशेष अपने को नहीं मिले। मतलब महाभारत में हस्तिनापुर को बहुत ही यानी विकसित और बहुत ही एकदम सजा शहर बताया गया, सजा नगर बताया गया है। लेकिन जब रियलिटी में जाकर हम अवशेषों का पता करते हैं, अवशेषों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो हमें वो जो है वो रियल नहीं मिलते। मतलब हमें थोड़ी अतिशयोक्ति भी थोड़ी मिलती है ना। तो ये भी कुछ लेखक थे जिन्होंने जानबूझकर अतिशयोक्तियां लिखी ताकि वो अपना वर्चस्व जो है वो स्थापित कर सके। राइट। जब यह काव्य लिखा गया था तब तक जीवन काफी उन्नत हो चुका था। उत्तर वैदिक काल में लोगों को शायद ही पक्की ईंटों के उपयोग के बारे में पता था। हस्तिनापुर में प्राप्त मिट्टी की संरचना को स्थायी या पुख्ता नहीं माना जा सकता। लोक मान्यता के अनुसार हस्तिनापुर बाढ़ में तबाह हो चुका था और कुरु कबीले में बचे कुछ लोग इलाहाबाद के निकट कौशाम्बी में चले गए थे। मतलब ये कह रहे हैं कि जो महाभारत जो लेख है, जो महाभारत महाकाव्य है, उसमें हस्तिनापुर को इतना समृद्ध बताया गया है। लेकिन जब महाभारत का युद्ध जब हुआ था है ना, उस समय तो जो ईंटें जी पक्की ईंटों का भी यूज जो है वो हस्तिनापुर के लोग नहीं करते थे, उत्तर वैदिक काल के लोग नहीं करते थे, है ना। तो ये जो है महाभारत में जो है बाद में लिखा गया था और हो सकता है कि इसमें कुछ अतिशयोक्ति, ये जब ये लिखा गया था उस समय नगर जो थे वो विकसित अवस्था में थे, लेकिन ये जो घटना जब हुई थी वो उस समय जो नगर है वो इतनी विकसित अवस्था में नहीं थे। राइट। उत्तर वैदिक काल में उल्लिखित पांचाल साम्राज्य जो वर्तमान में बसे बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिले में फैला हुआ था, यह राज्य अपने दार्शनिक राजाओं और ब्राह्मण धर्मशास्त्रियों के लिए प्रसिद्ध था। मैंने बताया ना ये पांचाल, ये वाला, ये मैंने बताया पांचाल और कुरु जो थे दोनों मिलकर आपस में क्या करते थे, इन्होंने राज करना शुरू किया था। तो जो पांचाल के बारे में यह बताया जाता है कि ये राज्य जो था वो दार्शनिक राजाओं और ब्राह्मण धर्मशास्त्रियों के लिए जो है वो प्रसिद्ध था। मतलब पांचाल जो राज्य था ना वो दार्शनिक राजाओं के लिए, और जो ब्राह्मण धर्मशास्त्री होते थे वो ज्यादातर यहाँ पर रहते थे, या फिर इनके लिए जो है ये क्षेत्र जो पांचाल है वो प्रसिद्ध था। और ये पांचाल आज के कहाँ है, उत्तर प्रदेश का जो बरेली है ना, जो बदायूं है, जो फर्रुखाबाद है, ये जो क्षेत्र है वो पुराने समय के पांचाल को इंगित करते हैं। मतलब इन क्षेत्रों में जो पुराने समय का जो पांचाल है वो फैला हुआ था। राइट। उत्तर वैदिक काल के अंत तक ईसा पूर्व 500 के आसपास वैदिक लोग बड़ी संख्या में दोआब से पूरब की ओर और पूर्वी उत्तर प्रदेश से कौशल तथा उत्तर बिहार के वेदह के विदेह तक फैल गए। मतलब जब ये उत्तर वैदिक काल 500 बीसी में खत्म हुआ, जब ये उत्तर वैदिक काल 500 बीसी में खत्म हुआ, उसके बाद जो उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे वो धीरे धीरे पूरब की तरफ, भारत के पूरब की तरफ जो उत्तर प्रदेश बिहार है वहां तक जो है वो बढ़ने लगे या फिर पलायन करने लगे। हालांकि कौशल का संबंध राम कथा से जुड़ा है। कौशल एक और क्या था, उत्तर प्रदेश में एक राज्य था कौशल। वो कौशल किससे जुड़ा हुआ, राम कथा से। तुमने सुना पढ़ा होगा, यानी रामायण जब पढ़ी होगी, कौशल के राजा यानी राम, भगवान श्री राम। लेकिन वैदिक साहित्य में राम कथा का कोई उल्लेख नहीं है।
वैदिक साहित्य में राम कथा का कोई उल्लेख नहीं है। मतलब कौशल जो है वो बाद में, जब राम भगवान श्री रामायण जो है उससे संबंधित है कौशल। पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा उत्तर बिहार में वैदिक लोगों को तांबे के औजारों तथा काली तथा लाल मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करने वाले लोगों से संघर्ष करना पड़ा। मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश मतलब जब धीरे धीरे जब ये उत्तर वैदिक काल खत्म हुआ 500 बीसी में, उसके बाद जो लोग जो है वो पलायन करने लगे पूर्व की तरफ। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार में जो लोग थे उनको वैदिक लोगों को जो है तांबे के औजारों तथा काली व लाल मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करने वाले जो दूसरे लोग थे उनसे क्या करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। जब उधर की तरफ बढ़े, पूर्व की तरफ बढ़े तब। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्हें ऐसे लोगों का सामना करना पड़ा जो तांबे के औजारों के साथ गेहूं तथा लाल रंग के बर्तन का इस्तेमाल करते थे। मतलब कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं, जब वैदिक सभ्यता का खत्म हुआ, उत्तर वैदिक सभ्यता का जब पतन हुआ, वहाँ के लोग जब पूर्व की तरफ बढ़ने लगे, तब पूर्व की तरफ बढ़ने से समय जब पूर्व की तरफ में पहले से जो लोग मौजूद थे उनके साथ उनका संघर्ष जो है वो होने लगा। कई मुंडा शब्द उत्तर वैदिक ग्रंथों में मिलते हैं जो ऊपरी गंगा घाटी में संकलित किए गए थे। इससे पता चलता है कि उत्तर वैदिक लोगों ने इस क्षेत्र में मुंडा भाषियों का भी सामना किया था। मतलब जिन जिन लोगों का उन्होंने सामना किया था उन लोगों का यहाँ पर उन्होंने जिक्र दिया है कि उनमें मुंडा भी शामिल थे। क्या थे? मुंडा जो समुदाय के लोग थे जो पूरब में रहते थे, उनसे भी उनको सामना करना पड़ा। इनको जो आर्य लोग थे उनको। उत्तर वैदिक लोगों को चाहे जिनके विरोध का सामना करना पड़ा हो, पर किसी जगह पर और बड़े पैमाने पर उन्होंने न तो शासन किया न ही स्थापित हुए। गंगा के ऊपरी मैदानों में भी उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं थी। वैदिक लोग अपने विस्तार के दूसरे चरण में सफल हुए क्योंकि तब तक उन्होंने लोहे के हथियार और घोड़े के रथों का इस्तेमाल किया था। मतलब जो वैदिक लोग थे वो सफल क्यों हुए, वे मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो लोहे के हथियार यूज करते थे, है ना। उनके हथियार जो है वो एडवांस लेवल के होते थे। वो घोड़े का यूज करते थे, घोड़े के रथ का यूज करते थे। उनके जो शासक थे, है ना, उनके शासक दो जो मुखिया थे वो उनके जो पूरा कबीले था उसको नेतृत्व करते थे। इन सभी कारणों से जो थे वो वैदिक लोग जो थे वो क्या हुए, हमेशा जो है वो सफल हुए या फिर हमेशा जीते। तो ये वैदिक लोग जब पूर्व की तरफ बढ़ने लगे तो इनका जो सामना है वो उस समय जो पहले से मौजूद समुदाय है उनके साथ होने लगा, जिनमें मुंडा भी एक समुदाय था। राइट। तो अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि जो लोग हैं, जो वैदिक लोग हैं, जो उत्तर वैदिक लोग हैं, वो धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, पूर्व की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। राइट। आगे जब आप इस बुक में मैप देखोगे तो एक मैप दिया हुआ है PGW के स्थान। PGW के स्थान यानी भूरे चित्रित बर्तन वाले स्थान। इससे जो स्थान है भूरे चित्रित बर्तन वाले स्थान, उनका जो मैप है उसमें दिया गया है ना। और इसमें ज्यादातर वो स्थान है जो कि कौन से हैं, उत्तर वैदिक काल के। PGW वाले स्थान कौन से हैं, जो उत्तर वैदिक काल के स्थान है। जो उत्तर वैदिक काल के जो स्थान है वो PGW वाले स्थान जो है उसका मैप जो है वो यहाँ पर दिया गया है। राइट। ये जो उत्तर वैदिक काल वाले स्थान है उन्हें PGW वाला कहा जाता है। और इन स्थानों का जो मैप है वो आपको इस बुक में दिया हुआ है। आप अगर इसमें देखोगे तो आप ज्यादातर ये देखोगे कि जो ज्यादातर PGW वाले स्थान है वो देखो दक्षिण में नहीं है, वो भारत के पूर्वी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी नहीं है। वो ज्यादातर आप देखोगे जो गंगा का इलाका है वहां पर व्यवस्थित है। देखो हस्तिनापुर, हस्तिना के पूरे नीचे आलमगीरपुर, आई छत्र, है ना, श्रावस्ती, वाराणसी, वैशाली, कौशाम्बी, मथुरा, उज्जैन, राजकोट, ये सब कहाँ है, लगभग लगभग जो है वो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में जो है वो ये फैले हुए हैं। ज़्यादा उत्तर पश्चिमी जो मध्य भाग है, जो भारत का जो गंगा नदी वाला इलाका है वहाँ पर ये फैले हुए हैं। क्योंकि उत्तर पश्चिमी भाग में जो पहले ऋग्वैदिक संस्कृति थी, हड़प्पा संस्कृति थी, वहाँ के लोग जो है वो क्या करने लगे, धीरे धीरे पूर्व की तरफ बढ़ने लगे। और पूर्व की तरफ बढ़ने के कारण ही जो ये उत्तर पश्चिम में जो लोग फैले हुए थे वो धीरे धीरे कहाँ गए, अब गंगा नदी के किनारों पर आ गए। राइट। गंगा नदी का जो ये वाला इलाका यानी लगभग ऊपरी वाला इलाका जो है वहां पर जो ये लोग ये है फैले हुए हैं। राइट। कौन से, PGW वाले जो स्थान है वो वाले। राइट फ्रेंड्स।
इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है लोहे का उपयोग। कौन सा पॉइंट आता है? लोहे का उपयोग। राइट फ्रेंड्स, तो इसमें जो है वो एक मानचित्र दिया हुआ है जिसमें पीजीडब्ल्यू के बारे में बताया गया है। सेकंड जो पॉइंट है वो है लोहे का उपयोग। कौन सा पॉइंट है दोस्तों? लोहे का उपयोग। ओके फ्रेंड्स, तो ये दूसरा जो है पॉइंट वो दिया हुआ है लोहे का उपयोग। क्या दिया हुआ है दोस्तों? लोहे का उपयोग। लोहे का उपयोग मतलब जो है ये जो उत्तर वैदिक काल था, उस उत्तर वैदिक काल में जो है, इस उत्तर वैदिक काल में जो है लोग जो थे उस समय लोहे का उपयोग करते थे। कैसे करते थे वो उसके बारे में हमने इस पॉइंट में पढ़ेंगे। राइट, लोहे के उपयोग की कहानी घोड़े के जैसी है। मतलब जैसे घोड़ा जो है वो उन्होंने कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ था? पश्चिमी एशिया से। हमने पढ़ा था ना, पश्चिमी एशिया से ही घोड़ा जो है भारत की तरफ आया। तो वो जो है कहानी घोड़े जैसी है। घोड़े का पालतू बनाया जाना सबसे पहले ईसा पूर्व 6ठी सहस्त्राब्दी में काले सागर के आसपास देखा गया, लेकिन ईसा पूर्व 2री सहस्त्राब्दी में घोड़े को पाला जाना आम तौर पर पाया जाने लगा। मतलब यूं है कि जैसे घोड़े को हमने पहले भी पढ़ा था, ये वाले, इसके बारे में मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि घोड़े जो है वो पहले कहाँ पर पाले जाते थे? जो काला सागर है, जो ब्लैक सी है ना, जो काला सागर है, उस काले सागर के आसपास वाले जो इलाके थे वहां पर घोड़े को सबसे पहले पालतू जानवर बनाया गया। उसके बाद जो है धीरे धीरे या पूरब की तरफ जो है वो घोड़े को पालतू जानवर बनाया जाने लगा। राइट, इसी प्रकार लोहा लंबे समय के बाद इस्तेमाल लायक बन पाया। यानी लोहे के भी ऐसे ही है, लोहे को भी जो है पहले सबसे पहले जो है वो जो उत्तरी जो भारत के जो पश्चिम एशिया वाले लोग थे, पश्चिम एशिया वाले लोग जो थे वो उसे यूज करते थे। उसके बाद जो है बहुत सालों बाद जो है लोहे का उपयोग भारत के उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में होने लगा। पत्थर और लोहे के पिंड जब वायुमंडल के संपर्क में आते तो उल्का बनकर जमीन पर गिर जाते। यानी पत्थर और लोहे के पिंड जब अपन देखते हैं ना, जब आकाश से उल्का पिंड गिरते हैं तो वो क्या होता है? पत्थर और लोहे के पिंड जब वायुमंडल के संपर्क में आते हैं तो उल्का बनकर जमीन पर गिर जाते हैं। ऐसे टुकड़े प्राचीन मिस्र में तकरीबन 3000 ईसा पूर्व में पाए गए हैं। इसकी पहचान लोहे के रूप में हुई है और उसे मिस्र की भाषा में स्वर्ग से गिरा काला तांबा कहा जाता था। मतलब जब आकाश से उल्काएं गिरती है, क्या गिरती है? उल्काएं। जो आकाश से उल्काएं गिरती है उसमें क्या होता है? एक तो पत्थर होता है, एक तो पत्थर होता था, प्लस उसमें होता था लोहा। उसमें क्या होता था? प्लस लोहा। तो ये जो लोहा है जब उस समय धरती पर गिरता था, उस समय के जो मिस्र के लोग थे उस लोहे को क्या कहते थे? काला तांबा कहते थे। क्या कहते थे? काला तांबा। काला तांबा जो है उस लोहे को कहते थे। तो ये जो लोहा है वो उन्होंने सबसे पहले यूज करना शुरू किया था। राइट, कई ताम्र खनिजों में लो अयस्क होते हैं। मतलब को बहुत सारे ताम्र खनिज जो होते हैं उसमें लो अयस्क भी होता है। अयस्क मतलब होता है जो धातु हम निकालते हैं, जिस धातु यानी जिस चीज से हम धातु निकालते हैं उसे कहते हैं अयस्क। तो लो अयस्क भी जो है मौजूद होते हैं। राइट फ्रेंड्स, कई ताम्र खनिजों में लो अयस्क होते हैं। इन खनिजों से लो अयस्क को अलग करने और शुद्ध धातु बनाने के कई वर्ष लगे। मतलब ये जो लो अयस्क हैं, लो अयस्क क्या होंगे? लो अयस्क का मतलब होता है ऐसे अयस्क जिनसे लोहा प्राप्त किया जाता है। तो उन लो अयस्क से जो लोहा प्राप्त किया जाता था वो जो विधि थी, वो विधि जो थी वो कई सालों बाद जो है वो अस्तित्व में आई। मतलब उस लोह अयस्क से शुद्ध लोहा निकालने की जो विधि थी वो कई वर्ष जो है उसे उस विधि को यानी शुद्ध लोहा प्राप्त करने में कई वर्ष जो है वो लगे। शुद्ध धातु के रूप में लोहा सबसे पहले ईसा पूर्व 5000 में मेसोपोटामिया में बनाया गया और बाद में ईसा पूर्व 3री सहस्त्राब्दी में अनातोलिया में बनाया गया। यानी इस लोह अयस्क को शुद्ध लोहे में प्राप्त करना, इस लोह अयस्क से शुद्ध लोहा प्राप्त करना, इसके लिए कई वर्ष लगे। सबसे पहले जो है मेसोपोटामिया में और उसके बाद जो है अनातोलिया में, जो है सबसे पहले मेसोपोटामिया में और उसके बाद अनातोलिया में। अनातोलिया, और ये दोनों स्थान कहाँ हैं? ये दोनों स्थान है दूसरा अनातोलिया। तो ये दोनों स्थान आपको कहाँ मिलेंगे? ये दोनों स्थान आपको मिलेंगे जो पश्चिमी एशिया है वहाँ पर ये दोनों स्थान
आपको मिलेंगे। तो इन दोनों स्थानों पर जो है ये चीज़ जो लोहा है वो सबसे पहले यूज़ किया जाता था, लो अयस्क के जैसे जो प्राप्त किया जाता था। हालांकि ईसा पूर्व 1200 तक पश्चिमी एशिया में लोहा एक बहुमूल्य धातु था और शासकों द्वारा उपहार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। मतलब 1200 ईस्वी के आसपास जब उत्तर वैदिक काल की शुरुआत नहीं हुई थी, यानी ऋग्वैदिक काल में भी पश्चिमी एशिया में जो था वो लोहा एक बहुमूल्य धातु था, वो भारतीय उपमहाद्वीप में अभी तक नहीं आया था लोहा, राइट। तो लोहे का उपयोग भी वैसे ही है जैसे घोड़े का उपयोग है। मतलब घोड़ा भी पहले कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था, घोड़े के जो अवशेष है वो अपने को सबसे पहले कहाँ मिले, पश्चिमी एशिया में मिले। वैसे ही जो लोहा है उसके अवशेष भी सबसे पहले अपने को कहाँ मिले हैं, पश्चिमी एशिया में मिले। उसके बाद जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप में लोहा जो है वो आया, राइट, सिंपल। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे को कभी कभी लोथल और हड़प्पा काल में अफगानिस्तान के कुछ स्थानों पर भी बताया जाता है। इनमें से कोई भी शुद्ध लोहा धातु या लोहे के काम को नहीं दर्शाता है। मतलब जो भी अपने को लोथल से और हड़प्पा काल से भी जो लोहे के अवशेष मिले वो इतने शुद्ध नहीं है जितने शुद्ध जो है आगे के काल में, उत्तर वैदिक काल के जो बाद वाले काल में अपने को मिले हैं। मतलब हड़प्पा सभ्यता में लोहा मिला है लेकिन वो अशुद्ध लोहा है और उसमें अशुद्धता इतनी अधिक है कि उस काल को हम लोह युग नहीं कह सकते, राइट। इनमें से कोई भी शुद्ध लोह धातु या लोहे के काम को नहीं दर्शाता। ये वास्तव में लोह अयस्क युक्त ताम्र वस्तुएं थी। मतलब जो हड़प्पा काल है, जो लोथल से जो हमें लोहा प्राप्त हुआ है, कौन सा लोहा, अशुद्ध लोहा, वहां से जो हमें अशुद्ध लोहा प्राप्त हुआ है वो अशुद्ध लोहा जो है वो उस समय तांबे की जो धातु थी। इसलिए तो अपन कहते हैं कांस्य, जो हड़प्पा काल है उसको क्या कहते हैं, कांस्य युग कहते हैं। तो इस जो कांसा जो था उसमें जो अशुद्ध लोहा जो था उस समय कांसे में थोड़ी थोड़ी मात्रा में मौजूद था। इसीलिए हम इसे पूर्व तरफ से पूर्ण लोह युग नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं, कांस्य युग कहते हैं। यानी लोहा उस समय मौजूद तो था लेकिन वो अशुद्ध मात्रा में था और उसकी मात्रा जो है बिल्कुल कम मात्रा में थी, वो कांस्य में, राइट। इन अयस्कों को तांबा से अलग नहीं किया गया और न ही शुद्ध लोह धातु के रूप में अलग पहचान दी गई। मतलब इस कांस्य से या इस तांबे से जो अशुद्ध लोहा था उसको शुद्ध लोहे में परिवर्तित नहीं किया जा सका। इस कारण से ये जो था वो कांस्य युगीन व ताम्र युगीन सभ्यता जो है वो कहलाई। भारत में ताम्र पाषाण काल में राजस्थान के कुछ स्थानों पर शुद्ध लोहे के मिलने की जानकारी मिलती है। यानी ताम्र पाषाण काल में हमें राजस्थान के कुछ ऐसे स्थल है जहाँ पर शुद्ध लोहे के अवशेष मिले हैं और इसके अंतिम चरण में कर्नाटक में भी पाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। और अंतिम जो चरण था ताम्र पाषाण काल का, उस अंतिम चरण में जो ताम्र पाषाण कालीन का जो अंतिम चरण था, उस अंतिम चरण में कर्नाटक से भी हमें कुछ जो है शुद्ध लोहे के अवशेष मिले हैं। लेकिन इतनी अधिक मात्रा में हमें शुद्ध लोहे के अवशेष नहीं मिले हैं। इस कारण से जो ताम्र युगीन सभ्यता थी उसे लोह युगीन सभ्यता नहीं कहा गया है और जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी उसे भी लोह युगीन सभ्यता नहीं कहा गया है ना। उन जो पहले का काल था उसमें भी लोहा मौजूद था लेकिन वो इतनी शुद्ध मात्रा में नहीं था। इस प्रकार लोहे को ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी के उत्तरार्ध में देखा जा सकता है। इस काल में समय और स्थान के संदर्भ में इसके निरंतर प्रयोग के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। मतलब लोहे के बारे में जानकारी अपने को इतनी नहीं है। उत्तर वैदिक संस्कृति के पहले के समय के बारे में अगर अपन देखें तो, राइट, ईसा पूर्व 1000 के आसपास पाकिस्तान के गांधार इलाके में इसका उपयोग होता था। यानी 1000 के आसपास अपन आ गए। 1000 के आसपास आने का मतलब क्या है, 1000 ईसा पूर्व के आसपास आने का मतलब है हम उत्तर वैदिक काल में प्रवेश कर चुके हैं। और इस उत्तर वैदिक काल में जब हमने प्रवेश किया था तो हमें जो पाकिस्तान में जो गांधार इलाका है, पाकिस्तान में जो गांधार इलाका है वहाँ से हमें जो है वो कुछ अवशेष लोहे के अवश्य मिले हैं। मृत शरीर के साथ दफनाए गए लोहे यहाँ पर्याप्त मात्रा में पाए हुए हैं। मतलब यहाँ पर यानी ईसा पूर्व 1000 के आसपास जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी, उस मृत व्यक्ति का शरीर जब दफनाया जाता था कब्र में, तो उस व्यक्ति के साथ, दफनाए गए व्यक्ति के साथ हमें कुछ लोहे के जो अवशेष जो हैं वो हमें कुछ लोहे के बर्तन, कुछ लोहे के जो अवशेष हथियार है वो अपने को इस उत्तर वैदिक काल में अपने को मिले हैं, राइट। इसी तरह बलूचिस्तान में भी इन्हें पाया गया, यानी पाकिस्तान के गांधार के अलावा बलूचिस्तान में भी मिले हैं। लगभग उसी समय पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी लोहे का इस्तेमाल किया जाता था। उसी समय का मतलब ईसा पूर्व 1000 BC के आसपास जो है वो इन क्षेत्रों में लोहे का इस्तेमाल जो है वो शुरू हो गया था, राइट।
खुदाई से पता चला है कि ईसा पूर्व 800 के आसपास से ही पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोहे के हथियार जैसे कि तीर व भाले आमतौर पर इस्तेमाल हो रहे थे। मतलब लोहे के कौन कौन से औजार यूज होते थे? तीर, भाला, है ना। ये जो हथियार है उस समय ईसा पूर्व 800 के आसपास मतलब उत्तर वैदिक काल में जो है वो इस्तेमाल होना शुरू हो गए थे। यानी हथियार जो है अब लोहे के बनने शुरू हो गए थे। लोहे के हथियारों से वैदिक लोगों ने दोआब के ऊपरी हिस्से में अपने कुछ शत्रुओं को हराया। इसी कारण तो ये वैदिक लोग जो थे उन्होंने जो भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले लोग जो स्वदेशी लोग थे उन्हें आसानी से उन्होंने वैदिक लोगों ने जो आर्य लोग थे उन्होंने हराया। इन लोहे के औजारों के या इन लोहे के हथियारों के मदद से ही इन्होंने सभी क्षेत्रों पर क्या की? आर्यों ने जीत प्राप्त की। गंगा घाटी के ऊपरी जंगलों को काटने के लिए लोहे की कुल्हाड़ी का उपयोग किया गया था, क्योंकि वह वर्षा बेशक 35 सेंटीमीटर से 65 सेंटीमीटर के बीच होती थी, लेकिन जंगल बहुत घने नहीं थे। मतलब इस लोहे की मदद से ही उन आर्य लोगों ने, उन उत्तर वैदिक आर्य लोगों ने जो गंगा के मैदानी इलाकों में जो जंगल उस समय मौजूद थे उन जंगलों को साफ किया था। और उन जंगलों को साफ कर कर उन्होंने क्या बनाई थी? कृषि योग्य भूमि जो है वो बनाई थी। ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। जैसे जैसे लोहे का आविष्कार होता जाएगा वैसे वैसे वह उत्तर की तरफ जो पूरब की तरफ जो है, जैसे जैसे लोहे का आविष्कार होता जाएगा जो आर्य लोग जो है वो भारत के पूर्व की तरफ बढ़ते जाएंगे और पूर्व की तरफ जो घने घने जंगल है उन जंगलों को धीरे धीरे वो साफ करते जाएंगे और उसे कृषि योग्य भूमि में वो बदलते जाएंगे। तो वो सब किसके कारण करेंगे? इन लोहे के औजारों के द्वारा ही वो करेंगे, राइट। वैदिक काल के अंत में लोहे का ज्ञान पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विदर्भ में फैला। इस क्षेत्र में सबसे पहले लौह उपकरण का पता ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में लगा और उत्तर वैदिक ग्रंथों में इस धातु को श्याम अयस्क या कृष्ण अयस्क या काला धातु कहा जाता था। मतलब उत्तर वैदिक काल में जो लोग थे वो इस लोहे को किस नाम से पुकारते थे? उत्तर वैदिक काल में जो लोग थे वो इस लोहे को श्याम अयस्क क्या कहते थे? श्याम अयस्क, शाम अयस्क या फिर कृष्ण अयस्क क्या कहते थे? श्याम अयस्क या फिर कृष्ण अयस्क या फिर काला धातु। काला धातु मतलब इस लोहे को उस समय के लोग कृष्ण अयस्क, श्याम अयस्क या काला धातु कहकर जो है वो पुकारते थे, राइट। कौन से लोग? उत्तर वैदिक काल के जो आर्य लोग थे वो लोग जो है इस लोहे को इन नामों से संबोधित करते थे। इसका मतलब ये है कि उस समय जो है धीरे धीरे लोहे का उपयोग जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, राइट। तो इसमें हमने पढ़ा कि लोहे का उपयोग जो उस समय के लोग किन किन कार्यों में करते थे और कैसे कैसे धीरे धीरे लोहे का उपयोग जो है वो बढ़ता शुरू हुआ। इसी अध्याय का एक तीसरा पॉइंट एक और दिया हुआ है कृषि के बारे में, यानी उत्तर वैदिक काल में। किसमें? उत्तर वैदिक काल में जो है वो कृषि कैसी थी उसके बारे में इसमें बताया गया है। उत्तर वैदिक आर्यों द्वारा जो कैसे कृषि की जाती थी वो इसमें बताया जाता है, या किन किन चीजों की कृषि जो है वो की जाती थी वो इसमें बताया गया है। हालांकि लोहे से बने बहुत कम कृषि उपकरण पाए गए हैं। मतलब लोहे के जो बने उपकरण है कृषि के वो उपकरण अपने को बहुत कम मात्रा में मिले हैं, जबकि इनमें कोई संदेह नहीं है कि कृषि उत्तर वैदिक काल के जीवन का मुख्य आधार साधन थी। मतलब हमें जो है कृषि के उपकरण भले कम मात्रा में मिले हैं लोहे के बने हुए, लेकिन हम इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते हैं कि जो उत्तर वैदिक लोगों के लिए जो कृषि थी वो उनकी आजीविका का जो है मुख्य साधन जो है वो कृषि ही हुआ करती थी, राइट। जो उत्तर वैदिक आर्य के लोग थे यानी उत्तर वैदिक जो सभ्यता के लोग थे उनके लिए जो कृषि थी वो ही क्या थी? उनके जीवन के जीने का साधन थी। मतलब उनके जीवन का मुख्य साधन जो थी वो कृषि थी, चाहे हमें उपकरण इतनी मात्रा में लोहे के नहीं मिले हो। उत्तर वैदिक ग्रंथों में 6, 8, 12, 24 बैलों से जुताई की जाती। मतलब हमें ऐसे हल मिले हैं, मतलब ऐसे अपने को हल मिले हैं, हमें ऐसे हल जो है वो मिले हैं जिसके आगे कितने 6 या फिर 8 या फिर 12 है ना, या फिर 24 ऐसे जो बेल जो होते वो लगाए जाते थे इसके आगे, फिर हलों से जुताई की जाती थी। मतलब इसमें भी शायद अतिशयोक्ति हो सकती है, क्योंकि खुद सोच के देखो, आप एक हल के आगे 24 बेल लगा रहे हो, 24 जो है बुल्स जो है बेल जो है आप उस हल के आगे लगा रहे हो, तो ऐसा थोड़ा सा असंभव और थोड़ा सा आश्चर्यचकित लगता है। इसलिए ये भी हो सकता है कि अतिशयोक्ति से भरा हुआ हो। मतलब इन संख्या से में अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन इन संख्या से अपन ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय जो थी वो कृषि जो थी उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी, ये अपन इससे कह सकते हैं। लेकिन ये जो इतने बेल लगाते थे या नहीं उसमें अपने को क्या है संदेह है, या फिर इसमें अतिशयोक्ति अपने को
लगती है। यह अतिशयोक्ति भी हो सकता है, मैंने बताया ना अतिशयोक्ति भी हो सकता है। अतिशयोक्ति मतलब आप खुद सोच के देखो, एक हल के आगे 24 बेल लगाना एक आश्चर्यचकित नहीं लगता है? तो इसमें अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन इन संख्या से अपन ये जरूर अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ उनके लिए कृषि जो है वो महत्वपूर्ण साधन रही होगी। जुताई एक लकड़ी के बने हल से की जाती थी। ये ऐसा लकड़ी का एक हल बना होता था, उससे जो है जुताई की जाती थी। यह ऊपरी गंगा के मैदानों की हल्की मिट्टी होने के कारण आसान था। मतलब इस लकड़ी के हल से अपन जो उत्तरी गंगा के जो मैदान है उन मैदानों को तो आसानी से इस लकड़ी के हल से खोद सकते थे, लेकिन जो कठोर भूमि होती थी उस भूमि को इन लकड़ी के हल के माध्यम से खोदना थोड़ा मुश्किल था। इसलिए आगे हम पढ़ेंगे कि लोहे के हल आने शुरू होंगे। क्या होंगे? लोहे के जो हल है वो आने शुरू हो जाएंगे। और इन लोहे के हल के द्वारा जो मजबूत कठोर जमीन होती थी उसको आसानी से जोत सकेंगे। बलि प्रथा में पशु वध करने के कारण पर्याप्त बैल उपलब्ध नहीं होते थे। अपने पहले भी पढ़ा था कि उत्तर वैदिक काल के लोग क्या करते थे? पशु बलि करते थे। इसीलिए तो पशु का पालन करते थे। पशु का पालन वो इसीलिए करते थे ताकि उन्हें पशु बलि के लिए मिल पाए। लेकिन पशु बलि के कारण क्या हुआ, जो ये बैल है जिनसे ये हल जोते जाते थे, है ना, ये जो बैल है जिनसे ये हल जोते जाते थे, उन बैलों की, उन पशुओं की जो कमी होने लगी थी, ये अपने को बताया गया है। इसीलिए कृषि आदिम तरीके से ही होती थी, लेकिन ये व्यापक तौर पर होती थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं कि उस समय जो पशु बलि दी जाती थी उनमें इन बैलों की बलि भी दी जाती थी। इस कारण से जो बैल है जो हल जोतने के लिए यूज आते थे, वो जो है वो उनकी इन बैलों की क्या होती थी, उस समय कमी होती थी। इस कारण से लोग जो है वो ज़्यादातर जो है वो आदिम तरीके से खेती करते थे। कैसे खेती करते थे? आदिम तरीके से खेती करते थे। आदिम तरीके से खेती करने का तात्पर्य है वो अपने हाथों से जमीन को खोदते थे इन कुल्हाड़ियों के माध्यम से, है ना। वो बैलों का उपयोग कम कर पाते थे क्योंकि पशु बलि के कारण बैलों की क्या कर दी जाती थी? बलि दे दी जाती थी, राइट। लेकिन ये बात अपने को भली भांति पता चलता है कि कृषि जो थी वो भली आदिम तरीके से की जाती होगी, लेकिन वो जो कृषि थी वो एक यानी व्यापक स्तर पर की जाती थी। व्यापक स्तर का मतलब है कि कृषि जो है वो अच्छे तरीके से, बलपूर्ण तरीके से की जाती थी, राइट। शतपथ ब्राह्मण में जुताई के अनुष्ठान पर विस्तृत चर्चा की गई। अभी मैंने बताया था पहले आपको, ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण एक ग्रंथ है ना। ब्राह्मण एक ग्रंथ है। उसी ब्राह्मण ग्रंथ में एक ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, उस शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हमें जो है वो जुताई के अनुष्ठान का जो है विस्तृत वर्णन मिलता है। जुताई के अनुष्ठान का मतलब है जब उस समय के किसान किसी खेत में जुताई जब शुरू करते थे, जब पहला हल जो खेत में चलाया जाता था, उस समय एक अनुष्ठान किया जाता था, है ना। उस समय यज्ञ किया जाता था कि जब खेत में पहली बार हल जो चलाया जाता था उसके समय में, तो इस अनुष्ठान के बारे में जो हमें शतपथ ब्राह्मण में से पता चलता है। शतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है कि जब कृषक जो है वो खेती में हल चलाना शुरू करेंगे या खेती कार्य करना शुरू करेंगे तो एक अनुष्ठान करेंगे, और वो अनुष्ठान जो है वो शतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है। और इस अनुष्ठान से अपन क्या कह सकते हैं? उस समय जो थी वो खेती जो थी वो व्यापक स्तर पर की जाती थी, राइट। प्राचीन किंवदंतियों के अनुसार विदेह के राजा और सीता के पिता जनक ने अपने हाथों से जुताई की। इन दिनों या उन दिनों राजा और राजकुमार तक भी शारीरिक श्रम से संकोच नहीं करते थे। मतलब उस समय में राजा और जो राजकुमार होते थे वो भी शारीरिक श्रम, मतलब वो भी खेती के कार्यों में हाथ बटाते थे। कृष्ण के भाई बलराम को हलधर यानी हल धारण करने वाला ये कहा गया है। किसको? कृष्ण का जो भाई है, भगवान श्री कृष्ण का जो भाई है बलराम, जो भगवान बलराम है, उनको भी हल धारण करने वाला, मतलब उनको भी एक कृषक के रूप में शारीरिक श्रम करने वाला जो है उस समय बताया गया। मतलब ये बताया गया कि उस समय जो कृषि थी वो इतना महत्वपूर्ण थी कि राजा और राजकुमार जो थे वो भी शारीरिक श्रम करते थे और कृषक कार्य किया करते थे। गौतम बुद्ध को बोध गया मूर्ति में बैल के साथ जुताई करते हुए दिखाया गया है। मतलब गौतम बुद्ध की जो एक बोध गया में मूर्ति मिली है, उस मूर्ति में भगवान श्री जो गौतम बुद्ध है उनको भी बैल चलाता हुआ जो है जुताई करते हुए हल से दिखाया गया है। मतलब ये सब चीजें क्या बता रही है कि कृषि उस समय कितनी महत्वपूर्ण थी, उत्तर वैदिक काल में कृषि कितनी महत्वपूर्ण थी। ये सारी चीजें जो हमें संकेत देती है। अंततः जुताई निचले तबके को सौंप दी गई और ऊंचे तबके के लिए इसे निश्चित कर दिया गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम आगे के काल में बढ़ेंगे, वैसे वैसे हम पाएंगे
कि लोग ये समझने लगे, ये लोग समझने लगे कि जो कृषक कार्य है, जो कृषि का कार्य है वो निचले तबकों के लिए, और ऊंचे तबके जो होते हैं उनको कृषि कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा ऐसा धीरे धीरे भेदभाव होने लगा। ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्या होने लगे, सामाजिक जो है वो स्तर जो है बंटने लगा कि जो कृषि कार्य है वो नीचे तबकों के लिए और ऊंचे तबकों के लिए कृषि कार्य जो है वो नहीं है। ऐसा जो है वो समाज में संदेश फैलने लगा। वैदिक लोग जौ का उत्पादन करते रहे, लेकिन उत्तर वैदिक काल के दौरान चावल और गेहूं उनकी मुख्य फसलें हो गई। मतलब जो उत्तर वैदिक काल था उसमें तो लोग चावल और गेहूं की खेती करते थे, लेकिन इससे पहले वाला जो वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल, उसमें लोग जौ की खेती करते थे, राइट। जौ की खेती तो करते थे ऋग्वैदिक काल में, और चावल की खेती और गेहूं की खेती जो है वो करते थे उत्तर वैदिक काल में। आगे चलकर गेहूं पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों का मुख्य भोजन बन गया। वैदिक ग्रंथों के अनुसार वैदिक लोग व्रही अर्थात चावल से पहली बार दुआब से परिचित हुए। यानी वैदिक ग्रंथों में लोग जो गंगा के दुआब है उस समय चावल से परिचित हुए। हस्तिनापुर से प्राप्त इसके अवशेष ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी के हैं। इसी समय एटा जिले के अतरंजी खेड़ा में भी चावल का उगाया जाने के सबूत अपने को मिले थे। वैदिक अनुष्ठानों में चावल के उपयोग की बात कही गई है। मतलब वैदिक जो अनुष्ठान है, वैदिक जो यज्ञ हैं, उनमें भी चावल की महत्वता को बताया गया है। लेकिन गेहूं के उपयोग की चर्चा ना पात्र पर है। लेकिन जो वैदिक अनुष्ठान है, जो वैदिक यज्ञ है, उसमें चावल का जो महत्व बताया गया है, लेकिन गेहूं का महत्व इतना ज्यादा नहीं बताया गया है। आज भी तुम देखते होंगे जब कहीं यज्ञ कार्य किया जाता है तो चावल जो है वो उपयोग में लिए जाते हैं। तो उस समय भी यज्ञ कार्य में चावल का उपयोग था, ऐसा बताया गया है। लेकिन गेहूं का उपयोग जो है कम था, ऐसा अपने को पता चलता है। उत्तर वैदिक लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार के मसूर दाल का उत्पादन भी होता था। मतलब जो उत्तर वैदिक लोग थे वो विभिन्न प्रकार के दालों का उत्पादन भी उस समय में करते थे। उसमें मसूर दाल हो गई, ये जो दालें हैं उनका उत्पादन भी जो है उत्तर वैदिक काल के लोग किया करते थे, राइट। तो उत्तर वैदिक काल में लोग जो है कौन कौन सी कृषि करते थे, लोग कैसे कृषि करते थे, है ना, इसके बारे में इसमें बताया गया है। लोग हल का उपयोग करते थे। वो हल जो है वो जो बैल से चलाए जाते थे, है ना। कितने बैल यूज किए जाते थे, पशु बलि के कारण कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना। ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। राइट। जो उस समय जो लोग थे वो किन किन फसलों की खेती, जौ की खेती, चावल की खेती और जो गेहूं की खेती वो करते थे, है ना, ये बात बताई गई है। इसके अगला जो वाला चौथा पॉइंट है वो इस अध्याय का वो है कला और शिल्प के बारे में। किसके बारे में? कला और शिल्प के बारे में। कला और शिल्प यानी आर्ट एंड कल्चर के बारे में। उत्तर वैदिक काल में विभिन्न कलाओं और शिल्प का भी उदय हुआ। मतलब जो उत्तर वैदिक काल था 1000 बीसी से लेकर 500 बीसी तक, उस उत्तर वैदिक काल में विभिन्न प्रकार की कला और जो शिल्प है उनका भी क्या हुआ, उदय हुआ, राइट। कहीं लोहे के काम करने वाले, धातु पिघलाने वाले कारीगर के बारे में पता चलता है। मतलब लोहे का काम करने वाले, धातु को पिघलाने वाले ऐसे कारीगर जो है उस समय में थे, ऐसा हमें इन अवशेषों से पता चलता है, जो कि ईसा पूर्व 1000 के आसपास लोहे का काम करते थे। हमने अभी पहले वाले पॉइंट में पढ़ा था कि लोहे के हल अपने को मिले, है ना, लोहे की सामग्रियां के अपने को मिली है। तो ये लोहे के हल और ये सामग्रियां कैसे बनाई जाती थी, हथियार कैसे बनाए जाते थे, लोहे के हथियार उन लोहे को पिघला कर बनाए जाते थे। तो लोहे को पिघलाने के लिए जो लोहे के कारीगर होते थे, लोहे का काम करने वाले जो कारीगर होते थे, उनके अवशेष भी अपने को यहाँ से मिले हैं। वैदिक लोग शुरुआती दौर से ही तांबे से परिचित थे। मतलब वैदिक लोग जो तांबे से पहले से ही परिचित थे, ये तो हमने पहले ही पढ़ा था। ताम्र पाषाण जो ताम्र युग था तो वो पहले ही आ गया था। तो वैदिक लोग जो थे वो तांबे से पहले ही परिचित थे। तो वो तांबे के काम करने वाले कारीगर भी हमें इस उत्तर वैदिक काल से मिले हैं, राइट। ईसा पूर्व 1000 से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में पाए जाने वाले कई तांबे के औजार से गैर वैदिक समाज के तांबे के कारीगरों के होने के भी संकेत मिले हैं। वैदिक लोगों ने राजस्थान में खेतड़ी जो तांबे की खान है का इस्तेमाल किया और उसके द्वारा किसी धातु के तौर पर तांबे का पहली बार उपयोग किया गया। मतलब जो उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे वो तांबे की जो
कार्य काम करते थे, तांबे का जो कारीगर होते थे, तांबे का जो काम करने वाले कारीगर होते थे, वो तांबे का कहाँ से उत्पादन करते थे? जो राजस्थान में एक खेतड़ी तांबे की खान है, कौन सी? राजस्थान में एक खेतड़ी तांबे की खान है, कौन सी खान है? राजस्थान में एक खेतड़ी तांबे की खान है। उसी तांबे की खान से जो है उत्तर वैदिक काल के लोग जो है वो तांबे का उत्पादन करते थे, और इस तांबे को जो है वो विभिन्न हथियारों में, विभिन्न उनके उपयोगी सामानों में या औजारों में जो है वो उसे बदलते थे वो कारीगर। तांबे की वस्तुएं चित्रित भूरे बर्तनों वाले स्थानों पर भी पाई जाती है। मतलब अभी मैंने पढ़ा ना पीजीडब्ल्यू, ये जो पीजीडब्ल्यू वाले स्थान है जिसका मैंने बताया था, इसमें एक मैप भी दिया हुआ है, इस अध्याय में आगे एक मैप दिया हुआ है जहां पर पीजीडब्ल्यू वाले स्थान है उनके बारे में बताया गया। और ये पीजीडब्ल्यू वाले स्थान है वो आपको आप ज्यादातर जो मिलेंगे वो जो गंगा का जो ऊपरी वाला स्थान है वहां पर आपको ये जो पीजीडब्ल्यू वाले जो स्थान है वो आपको मिलेंगे। अगर मैं ये भारत का मानचित्र बनाऊं तो ये है हमारा प्यारा भारत। इस प्यारे भारत के इन क्षेत्रों में जो अपने को पीजीडब्ल्यू वाले स्थान है वो अपने को मिलेंगे, राइट। तो इन पीजीडब्ल्यू वाले स्थानों पर हमें ये जो लोहे के जो औजार है ना, लोहे के जो हथियार है वो भी अपने को मिले हैं, राइट। इस उपयोग यानी इनका उपयोग मुख्य रूप से युद्ध और शिकार के लिए होता था। मतलब ये लोहा है, इन लोहे का उपयोग जो है युद्ध में जो हथियार बनाए जाते थे उनके लिए, जो शिकार करने के लिए जो हथियार बनाए जाते थे, है ना, उन हथियारों को बनाने के लिए होता था। और साथ ही गहने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता था। कुछ कुछ लोग जो है वो इन लोहे के जो गहने भी पहनते थे, क्योंकि शुरू में जब वो लोहे को नहीं जानते थे, है ना, वो तो किसको जानते थे? शुरू में तो वो तांबे को जानते थे, कांसे को जानते थे ना। जब वो लोहे से परिचित नहीं थे, है ना, जब वो तांबे को जानते थे, कांसे को जानते थे, उस समय क्या था, जब उन्होंने पहली बार अपनी लाइफ में लोहे को देखा तो वो लोहे को क्या मानने लगे? बहुमूल्य धातु मानने लगे, है ना। तो बहुमूल्य धातु जब उन्हें मानने लगे लोहे को, तो वे लोहे के गहने और लोहे के जो श्रृंगार जो सामग्रियाँ होती है वो भी बनाने लगे, और उसे लोहे के जो श्रृंगार सामग्रियाँ होती है, लोहे के जो गहने होते हैं वो भी उन्हें उत्तर वैदिक काल के लोग जो है वो पहनने लगे, राइट। और ये लोहा जो है वो राजस्थान के खेतड़ी तांबे की जो खान है वो आज भी मौजूद है। वहां से ये जो उत्तर वैदिक काल के लोग जो है वो लोहा प्राप्त करते थे। अब एक बात हो रही है, ये तो मैंने क्या किया, शिल्प और कलाकार। तो एक कलाकार कौन से हो गए, यानी एक जो कारीगर कौन से हो गए? लोहे का काम करने वाले। और कारीगर कौन से हो गए? तांबे का, यानी धातुओं का काम करने वाले कारीगर हो गए। दूसरा काम कौन सा हो गया? बुनाई का, है ना, बुनाई का भी एक कारीगर होते थे। तो बुनाई व्यापक पैमाने पर थी, लेकिन महिलाओं तक ही सीमित थी। मतलब बुनाई जो थी, जैसे आज महिलाएं ज्यादातर बुनाई करती है, वैसे पहले भी क्या करती थी, महिलाएं ही ज्यादातर बुनाई का काम करती थी। एक और काम क्या होगा? चमड़े का काम करने वाला हो गया, बर्तन बनाने वाला एक और काम हो गया, बड़ी गिरी वाला एक और काम हो गया। तो इस प्रकार के जो काम थे वो उस समय काफी प्रचलित थे, और इस काम को करने वाले कारीगर जो थे वो उस समय मौजूद थे। किस समय? उत्तर वैदिक काल में, मतलब 1000 से लेकर 500 ईसा पूर्व में, राइट। उत्तर वैदिक लोग 4 प्रकार के मिट्टी के बर्तन, काले और लाल रंग के बर्तन, हल्के काले रंग के बर्तन, चित्रित भूरे रंग के बर्तन और लाल बर्तन से परिचित थे। मतलब जो उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे वो अलग अलग प्रकार के बर्तनों की डिजाइन किए हुए बर्तन बनाते थे, और वो 4 प्रकार के बर्तनों से वो परिचित थे। उन 4 प्रकार के बर्तनों का रंग कैसा था वो यहाँ पर दिया गया है, राइट। लाल मिट्टी के बर्तन सबसे लोकप्रिय थे और लगभग पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो पाए गए हैं। मतलब जो लाल मिट्टी के बर्तन थे, है ना, उस लाल मिट्टी से बने हुए बर्तन जो वो ज्यादातर जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं, जो ज्यादातर क्या थे? प्रसिद्ध थे, क्योंकि शायद ये मजबूत हुआ करते होंगे, है ना। हालांकि उस समय के सबसे विशिष्ट बर्तनों को चित्रित भूरे बर्तन के रूप में जाना जाता है। जो सबसे बेस्ट बर्तन, विशिष्ट बर्तन थे, अलग से बर्तन, उसे कौन से बर्तन थे? वो चित्रित भूरे बर्तन, यानी पीजीडब्ल्यू वाले बर्तन। इसमें कटोरे और थालियां दोनों होती थी, जिनका उपयोग शायद ऊंचे तबके के लोग द्वारा अनुष्ठानों या खाना खाने के लिए, दोनों के लिए किया जाता था। चित्रित भूरे बर्तन की परतों में मिले शीशे के ढेर और चूड़ियां संभवतः कुछ व्यक्तियों द्वारा प्रतिष्ठा की वस्तुओं के रूप में इस्तेमाल की गई होगी। कुल मिलाकर वैदिक ग्रंथ और उत्खनन दोनों से ही विशेष शिल्प निर्मिति का पता चलता है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में जोहरी का काम भी उल्लेख है। एक और काम कौन सा हो गया? जोहरी का काम। जोहरी का काम जो है वो भी उस समय में किया जाता था, ऐसा अपने को अवशेषों से पता चलता है, राइट। और संभवतः समाज में समृद्ध वर्गों की जरूरतों को पूरा करते हैं। जोहरी मतलब जो हीरे जवाहरात का काम करता है ना,
जो जोरी जो हीरे जवाहरात का काम करता है, जो मोतियों का निर्माण करता है ना, जो गहने बनाता है, वो जो जोरी होते थे वो शायद जो प्रतिष्ठित वर्ग जो उत्तर वैदिक काल में हुआ करते थे उनकी ज़रूरतों को पूरा करते होंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। मतलब इस बिंदु में हमने ये पढ़ा कि जो उस समय उत्तर वैदिक काल में कला और शिल्प कहती थी, कैसे कैसे कलाकार उस समय मौजूद थे, कैसे कैसे शिल्पकार उस समय में मौजूद थे, वो शिल्पकार क्या क्या किया करते थे, वो जो कच्ची धातु होती थी उसे कहाँ से प्राप्त किया करते थे, ये जो सारी चीज़ें हमने इस पॉइंट में, इस बिंदु में पढ़ी। राइट फ्रेंड्स। अब इसी अध्याय का एक और बिंदु है, इसी अध्याय का एक और बिंदु है, वो बिंदु है बस्तियां। क्या है दोस्तों? 5वां पॉइंट दिया हुआ है बस्तियां। बस्तियां का मतलब है कि उत्तर वैदिक काल में जो बस्तियां थी, लोग जो बस्ती बनाकर जो झुंड में रहते थे वो कहाँ कहाँ रहते थे और उन बस्तियों की क्या विशेषता थी, वो हम इस बिंदु में पढ़ेंगे। यानी उत्तर वैदिक काल की बस्तियों की विशेषता क्या थी, वो हम इस बिंदु में पढ़ेंगे। यद्यपि चारों वेद में जन शब्द या कबीलाई लोग आम है। पहले क्या, मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले जो वेद होते थे उसमें जन शब्द का यूज हुआ है, जन पद का यूज नहीं हुआ है। और मैंने तुम्हें बताया था जन मतलब क्या होता है, जनपद मतलब क्या होता है। जन मतलब होता है ऐसा राजा जो कबीलाई लोगों पर नियंत्रण करे, मतलब इस राजा का उस क्षेत्र से, उस जमीनों से, उन साम्राज्य से कोई लेना देना नहीं है। ये जन जो है वो राजा जो है वो कहाँ पर शासन करेगा, उन कबीलाई लोगों पर शासन करेगा। जबकि जनपद का मतलब क्या होता है, जनपद का मतलब होता है अब राजा जो है वो लोगों पर तो शासन करेगा ही करेगा, साथ में किसी विशेष क्षेत्र पर भी शासन करेगा। राइट, किसी क्षेत्र विशेष पर भी शासन करेगा। मतलब अब जो राजा है उसका क्षेत्र फिक्स होने लगा, पहले जो जन था उसका क्षेत्र फिक्स नहीं होता था, वो केवल और कबीले लोगों पर राज करता था। राइट, तो यद्यपि चारों वेदों में जन शब्द या कबीलाई लोग आम है, चारों वेद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिसके बारे में मैंने आपको पहले वाली थोड़ी देर पहले बताया था, जो इन चारों वेद है इनमें जो है वो जन शब्द का जो है वो जो कबीलाई लोग है उनका उल्लेख जो है अपने को मिलता है, पर वहां जनपद या लोगों के आवास का कोई उल्लेख नहीं। मैंने अभी बताया आपको वहां पर जनपद और लोगों के आवास का उल्लेख नहीं है, क्योंकि जन तो क्या होता था, जो कबीलाई लोगों पर शासन करता था। यह सबसे पहले ब्राह्मण नामक उत्तर वेदी ग्रंथ में मिलता है, जो कि ईसा पूर्व 1800 पहले का नहीं है। मतलब ये जो जन शब्द है वो अपने को कहाँ मिलता है, पहले मैंने अभी आपको बताया ब्राह्मण ग्रंथ, फिर ब्राह्मण ग्रंथ जो होते थे, हमने एक ब्राह्मण ग्रंथ भी पढ़ा था, शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, है ना। तो ये जो ब्राह्मण ग्रंथ होते थे उसमें जो है वो इस चीज का उल्लेख अपने को मिलता है। राइट, और ये शतपथ ब्राह्मण जो एक प्रकार का ब्राह्मण है। कृषि और विभिन्न तरह के शिल्प की कारीगरी उत्तर वैदिक कालीन लोगों के जीवन को स्थिर करने में सहायक सिद्ध हुई। मतलब कुल मिलाकर क्या कहा मैंने, जब इससे पहले वाले काल में अपन ने क्या पढ़ा, लोग क्या करते थे, शिकार करते थे। राइट, लोग जो है वो शिकार करते थे, लोग जो है वो घूम घूम कर खेती किया करते थे ना, घूम घूम कर खेती किया करते थे। मतलब ये शिकार करने के कारण और घूम घूम कर खेती करने के कारण लोगों का जो जीवन था पहले वाले समय में वो क्या था, स्थिर नहीं था। वो क्या था, स्थिर नहीं था, वो अस्थिर जीवन जीते थे। अस्थिर जीवन जीने का मतलब है वो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा भ्रमण करते रहते थे। राइट, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया उसके बाद जब कारीगरी जो है वो बढ़ने लगी, जब शिल्पकार बनने लगे, तब जाकर क्या हुआ, लोगों का जीवन क्या होने लगा, स्थिर होने लगा। लोग एक स्थान पर रहकर काम करने लगे, है ना। जब लोग एक स्थान पर रहकर काम करने लगे उनका जीवन स्थिर होने लगा, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, बस्तियों का निर्माण जो है वो शुरू हो गया। क्या हो गया, बस्तियों का निर्माण जो है वो शुरू हो गया। तो लोगों के जीवन को स्थिर किसने किया, इन कारीगरों ने, यानी इन कला और शिल्पकार ने जो है लोगों का जीवन क्या किया, स्थिर किया। पुरातात्विक उत्खनन और अन्वेषण से हमें उत्तर वैदिक काल के रहन सहन के बारे में पता चलता है। हमें जो उत्तर वैदिक काल में जो रहन सहन था वो कैसा था, उसके बारे में हम जब पुरातात्विक जो चीज़ें उनका उत्खनन करते हैं, उनका अन्वेषण करते हैं, उनकी खुदाई करते हैं, तो हमें उनका जब अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है। चित्रित भूरे बर्तन के स्थल पर केवल कुरु पांचाल क्षेत्र के पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में मिले हैं, बल्कि पंजाब, हरियाणा के आसपास के हिस्सों में, मध्य क्षेत्र और राजस्थान के उन हिस्सों में भी मिले हैं जहां मत्स्य क्षेत्र का गठन हुआ करता था। मतलब ये कह रहे हैं कि भारत में जो उत्तर
जो वैदिक काल है, जो उत्तर वैदिक काल के अवशेष अपने को कहाँ कहाँ पर मिले हैं, वो थोड़े से स्थान जो है यहाँ पर दिए गए हैं। वो राजस्थान में जो मत्स्य साम्राज्य है ना, वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में जो है वो उत्तर वैदिक संस्कृति के जो है वो स्थल मिले हैं। यद्यपि गिनती के तौर पर ये 700 स्थल है। मतलब कितने स्थल मिले? 700 स्थल मिले हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जो उत्तर वैदिक स्थल हैं भारत से कितने मिले हैं? टोटल 700 स्थल मिले, यानी 700 स्थल जो हैं वो भारत में उत्तर वैदिक काल के संबंधित मिले हैं। और इन्हीं 700 जो स्थल है इनका अध्ययन करके हम पता लगाते हैं कि जो उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे उनका जीवन स्तर कैसा था, वो कैसा जीवन जीते थे, उनकी कैसे शिल्पकार थे, कैसे कारीगर थे, ये सारी चीज़ें हम इन 700 स्थलों का अध्ययन करके पता लगाते हैं, राइट। परंतु इनमें से ज़्यादातर जो कि उत्तरी गंगा घाटी में हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा और नौच जैसे कुछ स्थलों पर ही खुदाई हुई है। इन 700 में से भी सभी की खुदाई अभी तक नहीं हो पाई। इन पूरा आवासों के अवशेषों की मोटाई 1 से 3 मीटर तक है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये बस्तियां 1 से 3 शताब्दियों तक चली होगी। मतलब ये कह रहे हैं कि जो बस्तियां बनी हुई है, उन बस्तियों की जो घर है, इन बस्तियों के जो मकान है, वो जो मकान है वो लगभग 1 से 3 मीटर तक के हैं। यानी इनकी मोटाई जो है वो 1 से 3 मीटर तक है। इस कारण से कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है वो लंबे समय तक घर जो है वो चले होंगे, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं, राइट फ्रेंड्स। कुल मिलाकर ये पूरी तरह से नई बस्तियां थी जिनके समकालीन और कोई नहीं थे। लोग मिट्टी के बने ईंटों के घरों में रहते थे, लकड़ी के खंभों वाले झोपड़ीनुमा मकानों में रहते थे। उनके मकान कैसे थे वो बताया गया। लकड़ी से बने खंभों के मकान थे झोपड़ीनुमा, मिट्टी के बने ईंटों के मकान थे। यद्यपि ये संरचनाएं काफ़ी खराब और जर्जर है, इन स्थलों से प्राप्त चूल्हे और अनाज से संकेत मिलता है कि चित्रित बुरे बर्तनों के वाले दौर के लोग, जो शायद उत्तर वैदिक लोगों से समतुल्य थे, वे किसान थे और स्थायी बनावट का या बसावट का जीवन जीते थे। मतलब ये जो मकान अपने को प्राप्त हुए हैं, ये जो झोपड़ियों के घर अपने को प्राप्त हुए हैं, वो चाहे हमें जर्जर स्थिति में प्राप्त हुए हो, लेकिन इन मकान में हमें चूल्हे मिले हैं, है ना। क्या मिले हैं? चूल्हे मिले हैं, यानी खाना बनाने के जो चूल्हे होते हैं वो मिले हैं, है ना। यहाँ पर हमें अनाज के संकेत मिले हैं, इसका मतलब वो अनाज स्टोर किया करते थे, है ना। यहाँ पर हमें क्या मिले हैं? और स्थायी बसावट, यानी ये सब चीज़ें क्या बताती है? यानी एक मकान में चूल्हे का मिलना, अनाज का ढेर मिलना, ये सारी चीज़ें बताती है हमें कि वो जो है लोग स्थायी जीवन जीते थे और उन्होंने अब धीरे धीरे स्थायी जीवन की जो शुरुआत है वो कर दी थी, राइट। तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं, यानी मकान भली जर्जर अवस्था में मिले हो, लेकिन मकानों के अंदर जो चीज़ें मिली है वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो स्थायी जीवन की ओर संकेत करती है। किस जीवन की ओर? स्थायी जीवन की ओर संकेत जो है वो देती है। क्योंकि वे हल से खेती करते थे और अन्य व्यवसायों के लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में असमर्थ थे, इसीलिए कस्बों के विकास में पर्याप्त योगदान नहीं दे पाए। मतलब ये कह रहे हैं कि उस समय जो लोग कृषि करते थे, वो जो कृषि कार्य से करने से वो इतना उत्पादन नहीं उगा पाते थे। मतलब उस समय जो लोग कृषि कार्य करते थे, उस कृषि से वो इतना उत्पादन नहीं कर पाते थे कि जो दूसरे काम करने वाले लोग हैं, मतलब जैसे बढ़ईगिरी का जो काम करते थे, है ना, जो लोहेगिरी का काम करते, जो सुनार का काम करते थे, उन लोगों को खिलाने जितना ये उत्पादन नहीं कर पाते थे। ये केवल उतना ही उत्पादन कर पाते थे जितना वो स्वयं खा सके। इसी कारण से जो दूसरे लोग थे उनको भी क्या करनी पड़ी? कृषि करनी पड़ी। मतलब जो बड़े का काम करते थे उनको भी कृषि करना पड़ा। कृषि क्यों करना पड़ा? क्योंकि जो दूसरे कृषक थे वो इतना जो है उत्पादन नहीं कर पाते थे, मतलब सरप्लस में वो उत्पादन नहीं कर पाते थे, है ना। तो सोचो, अगर ये कृषक जो थे, अगर ये कृषक अगर सरप्लस में उत्पादन कर लेते तो ये किसको बेच देते? सुनार को बेच देते खाना, यानी अनाज सुनार को बेच देते और सुनार उन्हें जो इनकी आवश्यकता की चीज़ें होती वो इन्हें दे देता। लेकिन ये कृषक इतना उत्पादन कर ही नहीं पाते थे कि वो किसी दूसरे को बेच सके। इसलिए इन सुनारों को, इन जो बढ़ईगिरी का काम करने वाले, इनको भी क्या करनी पड़ती थी? कृषि करनी पड़ती थी। इस कारण से जब कृषि करनी पड़ती थी, इस कारण से जो दूसरे जो चीज़ें थी उसके कारण जो दूसरे कार्य थे वो थोड़े कम होने लगे, और कम होने लगे तो इसके कारण क्या हुआ? कस्बों का विकास जो है वो नहीं हो पाया। कस्बों का विकास किस लिए होता था? यानी व्यापार के लिए। जब ये लोग ज़्यादा उत्पादन करते तो ये आपस में जाकर व्यापार कर लेते कस्बे में, लेकिन कस्बे में जो है उन कस्बों का जो उस समय जो विकास है वो नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय कृषि में जो सरप्लस उत्पादन जो है वो कृषक नहीं कर पाते थे, राइट। यद्यपि नगर शब्द उत्तर वैदिक ग्रंथों में आते हैं, मतलब उत्तर वैदिक ग्रंथों में, जब उत्तर वैदिक ग्रंथ जो अपन पढ़ते हैं, जो ऋग्वेद को छोड़कर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ जो पढ़ते हैं, उसमें
किसका, जो नगर है उसका उल्लेख जरूर मिला है, लेकिन वो नगर जो है वो इतने अच्छी मात्रा में या फिर इतनी अच्छी अवस्था में जो मौजूद नहीं थे, क्योंकि उस समय ज़्यादातर क्या थे, कृषक थे। शहर की प्रारंभिक शुरुआत उत्तर वैदिक काल के अंत में दिखाई देती है। हस्तिनापुर और कौशाम्बी इलाहाबाद के पास वैदिक काल के अंतिम दौर में कस्बों को दर्शाते हैं, उन्हें प्रोटो शहर कहा जाता है। मतलब हमें कुछ कुछ शहर भले ही मिले हैं उत्तर वैदिक काल में, लेकिन वो शहर जो थे वो उतनी उन्नत अवस्था में नहीं थे जैसे बाद वाले कालों में अपने को मिलेंगे। और वो उन्नत अवस्था में क्यों नहीं थे, क्योंकि ज़्यादातर जो व्यक्ति थे, जो उत्तर वैदिक काल के जो लोग थे, वो ज़्यादातर क्या करते थे, कृषि कार्य किया करते थे। इस कारण से जो व्यापार जो था वो इतना फला फूला नहीं था और इन कस्बों और नगरों का विकास नहीं हो पाया। वैदिक ग्रंथों में समुद्र और समुद्री यात्राओं का भी उल्लेख है। मतलब वैदिक ग्रंथों में समुद्री यात्रा और समुद्र की जो यात्रा है और समुद्र का भी उल्लेख है। इस प्रकार कई नई कला और शिल्प के उदय से कुछ वाणिज्य व्यापार भी देखने को मिलते हैं। मतलब कुछ कुछ वाणिज्य व्यापार जो दूसरे देशों के साथ होता था, नई कलाओं का, नए शिल्पों का उनका। उत्तर वैदिक काल में लोगों के भौतिक जीवन में काफी विकास हुआ। खानाबदोश और घुमंतु जीवन का अंत होने लगा। खानाबदोश जीवन और घुमंतु जीवन क्या होता है, मतलब आज घूम घूम कर आप अपना जीवन यापन कर रहे हो। मतलब आप अगर जैसे शिकारी हो, अगर शिकारी हो तो आप क्या करोगे, जंगल में घूम घूम कर अपना जीवन यापन करोगे, है ना। तो जैसे खानाबदोश वाला जो जीवन था, जो घुमंतु जीवन था, वो अब धीरे धीरे खत्म होने लगा और एक स्थायी जीवन जो था वो स्टार्ट होने लगा। और स्थायी जीवन के स्टार्ट होने से जो बस्तियां हैं वो भी धीरे धीरे क्या होने लगी, बनने लगी, राइट। कृषि कर्म और आजीविका के प्राथमिक स्रोत बनकर उभरे, जिससे जीवन स्थायी और स्थिर हो गया। विविध कलाओं और शिल्प कौशल से संपन्न वैदिक लोग ऊपरी गंगा के मैदानी इलाकों में स्थायी रूप से बस गए। मैदानी इलाकों में रहने वाले किसानों ने अपने लिए पर्याप्त उत्पादन किया, साथ ही वे प्रमुखों, राजकुमारों और पुजारियों को भी आंशिक हिस्सा देने में सक्षम थे। मतलब उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे क्या हुआ, जो गंगा के मैदानी इलाके वहां पर कृषक जो है वो थोड़ा थोड़ा जो सरप्लस उत्पादन है वो करने लगे और वह थोड़ा थोड़ा जो सरप्लस उत्पादन है वो राजाओं और राजकुमारों को देने लगे, यानी टैक्स के रूप में। किसके रूप में, टैक्स के रूप में वो इन राजाओं को और राजकुमारों को देने लगे, राइट दोस्तों। तो ये जो बिंदु है हमने पढ़ा बस्तियों के बारे में। मतलब जो उत्तर वैदिक काल में जो बस्तियां आई उसकी स्थापना कैसे हुई, जब उन उत्तर वैदिक कालों के लोगों का जो जीवन है वो जब स्थिर होने लगा, जब वो स्थायी जीवन जीने लगे। जैसे ही वो स्थायी जीवन जीने लगे, जैसे ही उनका जीवन स्थिर होने लगा, वैसे वैसे जो बस्तियां उनका निर्माण होने लगा, है ना। और इन बस्तियों में जो है वो लोग किस तरह से रहते, कच्चे मकानों में रहते थे, है ना। तो इसके बारे में हमने इस बिंदु में पढ़ा। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे वाली वीडियो में हम जो है अध्याय नंबर 13, उस अध्याय नंबर 13 के जो आगे बिंदु है पॉइंट नंबर 6, वो पॉइंट नंबर 6 इसमें बताया गया है राजनीतिक संगठन का। इसका राजनीतिक संगठन, राजनीतिक संगठन। मतलब इसमें बताया गया है कि जो उस समय उत्तर वैदिक काल में राजनीति कैसी थी, राजनीतिक संगठन कैसा था, उसके बारे में हम अगले बिंदु में पढ़ेंगे अगली वीडियो में, राइट। पॉइंट नंबर 6, राजनीतिक संगठन। उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक संगठन कैसा था वो हम अगले बिंदु में पढ़ेंगे, राइट। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।